हेलो गाइस, वेलकम टू गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का सेकंड वीडियो है। और इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमारे जो गेस्ट थे उसामा वारसी सर थे, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गोपालगंज में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टेड हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके जवाब दे करके और अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किए थे, और साथ ही जो सजेशन देना था वो भी आपको दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो के हेल्प से जो है आप कुछ जानने के लिए सक्षम हुए होंगे, और आपको जो है थोड़ा बहुत हेल्प तो मिलेगा ही इंटरव्यू में। तो इसी को देखते हुए हम जो है एक नया वीडियो यानी कि सेकंड सेशन है, यानी कि ये जो वीडियो है आज का ये सेकंड वीडियो है। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे, ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वीडियो जो है टोटली डिफरेंट है। ठीक है, उसमें वो वीडियो जो था फर्स्ट वाला वीडियो वो एक इंटरव्यू टाइप का था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आंसर टाइप का था। लेकिन ये जो सेकंड वीडियो है ये टोटली फर्स्ट वीडियो से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे तो देख ही लीजिए, और लेकिन अगर फर्स्ट वीडियो देख लिया आपने तो इस वीडियो को भी हम चाहेंगे कि आप पूरा देखिए, ताकि इसमें जो सर ने जो भी कुछ बताएंगे आपको आगे, तो वो एक एक पॉइंट जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। सारा पॉइंट जितने भी पॉइंट रहेंगे सब के सब। तो आज का ये वीडियो जो है इसमें जो है हमारे गेस्ट हैं मिथिलेश सर हैं, और मिथिलेश सर अभी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अभी कार्यरत हैं। साथ ही वो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के एचओडी भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। ठीक है, इससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि सर का बीटेक जो है वो कोचिन यूनिवर्सिटी केरला से हुआ है। साथ ही इसका सेशन जो था 2007 टू 2011, और उसके बाद जो 2011 टू 13 का सेशन है एमटेक का, जो कि उन्होंने आईआईटी रुड़की से अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है। उसके बाद 2013 में आकर के उन्होंने जो है इससे पहले जो 2011 में हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की, तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 13 में आपको पता होगा कि 13 में इसका इंटरव्यू हुआ था, और 13 के लास्ट में, और उसके बाद 14 में इनका ज्वाइनिंग हो गया था। तो 2014 के जनवरी फरवरी ईयर के आसपास ज्वाइनिंग हुआ था, तो उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को। और पीएचईडी डिपार्टमेंट जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पटना में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर 4 ईयर लगभग 4.5 ईयर यानी कि लगभग 4.5 साल जो है उन्होंने अपना सेवा वहाँ पे दिया। और साथ ही जो 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नोटिफिकेशन आई थी बीपीएससी के द्वारा, आपको पता होगा, तो उनमें भी सर ने अप्लाई किया था और जो है उनमें भी सेलेक्ट हो गए। तो सर ने असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब छोड़ करके और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो 2018 में ज्वाइनिंग हुआ, और 2018 से लेकर के अब तक एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग अभी तक कार्यरत हैं सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई सर के बारे में। तो सर जो है आने वाले अभी जो आगे हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपको जो है अपनी सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं सर के, और जो भी सजेशन आपको देना चाहें वो सर आपको देंगे। ये जो वीडियो है टोटली जो है मोनोलॉग टाइप का होगा। मोनोलॉग मीन्स ये इंटरव्यू टाइप का नहीं होगा, जैसे एक इंटरव्यू होता है एक मोनोलॉग होता है। तो इंटरव्यू टाइप का ये नहीं है, सिर्फ सर के पास टोटल हैंड ओवर हम सर को कर देंगे, सर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो भी आपको बताना चाहें सर, जो भी सजेशन आपको देना चाहें सब कुछ आपको देंगे, क्योंकि सर के पास जो है एक्सपीरियंस बहुत सारा है इंटरव्यू को लेकर के। सर ने बीपीएससी का भी 2 बार इंटरव्यू फेस किया है। जैसे आपको हमने बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो एडवर्टीज़मेंट था 2011 वाला, उनमें भी सर ने इंटरव्यू फेस किया है।
साथ ही 2014 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन था उसमें उनमें भी सर ने इंटरव्यू फेस किया है। साथ ही ईएससी का भी, इंजीनियरिंग सर्विस के भी इंटरव्यू सर ने फेस किए हैं। तो सर के और भी बहुत सारे इंटरव्यू फेस किए हैं सर ने। तो इंटरव्यू का अच्छा एक्सपीरियंस है सर के पास, और सर जो है आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अभी से अंत तक, ताकि और इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से ये हुआ कि सर अगर कोई पॉइंट बताना चाहते हो कि सारे पॉइंट जो है यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, और इसका एक एक पॉइंट का आपको जो है इंटरव्यू में हेल्प मिल सकता है, ठीक है? कोई भी अगर पॉइंट हो तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? तो आइए हम सब मिलकर जो है सर का स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, यानी गेट मास्टर्स पे। तो स्वागत है सर आपका गेट मास्टर्स में। हम चाहेंगे कि आप जो है स्टूडेंट को जितने भी आपके एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप उनको गाइड करें, और जो भी आपके सजेशन है वो आप प्लीज़ स्टूडेंट के साथ अपना एक्सपीरियंस और सजेशन शेयर करें। डियर एस्पिरेंट्स, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पसंदीदा चैनल में। ये चैनल जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाया है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपके लिए स्पेशली यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया जिससे आपके इंटरव्यू स्किल को अच्छा बनाया जा सके। और आप सभी जो एस्पिरेंट हैं जो कि बीपीएससी मेंस का एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट आ गया है या आने वाला है और आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम जब मैंने देखा, इसके जो प्रीवियस एपिसोड्स देखे मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि मैं बीपीएससी में यही रहा था और अभी वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वो भी बीपीएससी के थ्रू ही। मैंने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दिया था और यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विस का भी एग्जाम दिया था। तो इन सभी इंटरव्यूज को मैंने फेस किया है, तो मेरे पास कई सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि मैं आपके लिए कुछ जो जानकारियां हैं वो दे सकूं आपको, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको अपनी जानकारियां दे पाऊंगा। और अगर इन जानकारियों का आपको फायदा मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा कि कैसे आप जो है वो अपने इंटरव्यू स्किल्स को अच्छा बना सकेंगे, इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ध्यान रखेंगे। So keep watching this video completely for having the clear-cut idea about everything. I would like to answer all these things, whatever you have asked, क्योंकि आपने जो questions पूछे हैं कमेंट में, वो questions बहुत ही अच्छे पूछे हैं, और वो देख के मुझे अच्छा लगा कि मैं इनको आंसर कर सकूंगा, और इसका फायदा आप डेफिनेटली उठा सकेंगे। तो बने रहिएगा, और आगे के भी जो एपिसोड्स आएंगे आप उनको भी देखते रहिएगा। आपके लिए इस चैनल में काफ़ी मेहनत की जा रही है, और ये मॉड्यूल जो है ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, आप ज़रूर इसको देखें। आई होप आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने सक्सेस को लेके थोड़ा नर्वस हैं, क्योंकि आपकी इंटरव्यू नज़दीक आ गई है। आपके चूंकि कई सारे सवाल हैं, तो इन सवालों का मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के दौरान कुछ आंसर्स दूंगा, जिसमें आपके सवाल भी आपको आपके सवालों के आंसर भी मिल जाएंगे, और मेरी एक्सपीरियंसेस भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू को लेके लोग बहुत परेशान होते हैं। इतना परेशान आप शायद मेंस या रिटन एग्जाम को लेके कभी नहीं होते जितना इंटरव्यू को लेकर होते हैं, क्योंकि आप हमेशा बचपन से ही राइटिंग टाइप के एग्जाम के लिए आप व्यस्त हो चुके होते हैं। तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। आप कुछ कोई चीज़ पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको लिख के आंसर करते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो एकदम प्रॉम्प्ट नहीं भी होगा तो काम चलेगा। लेकिन इंटरव्यू जो है वो एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन होता है कि बेसिकली अगर हम इंटरव्यू को डिफाइन कर सकें तो इंटरव्यू इज ए स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन और स्टैंडर्ड कन्वर्सेशन, जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट आपसे कुछ पूछता है और दूसरा पार्टिसिपेंट यानी आप जो है वो उस चीज का एक स्टैंडर्ड वे में जवाब देते हैं। तो ये जो आप डेली के बोलचाल में जो लैंग्वेज का यूज करते हैं, सेम वही लैंग्वेज इंटरव्यू में आप लोग यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू का एक सर्टेन रूल होता है, सर्टेन उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है।
तो बात ये है, आप लोगों में जो क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इंटरव्यू क्या है, कैसे होता है, बीपीएससी में अगर हम जाएंगे इंटरव्यू के दिन तो उस दिन क्या क्या मुझे करना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है, वहाँ पे मुझे कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, या फिर मुझे कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहिए, या कुछ आपके क्वेश्चंस अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने ये भी पूछा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वेदर द क्वेश्चंस आर टेक क्वेश्चंस और नॉन टेक क्वेश्चंस, अगर वो टेक हैं तो किस टाइप के, अगर वो नॉन टेक हैं तो किस टाइप के पूछे जाएंगे। फिर आपने कुछ ये भी क्वेश्चंस पूछे कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़ा जाए कि अच्छा इंटरव्यू हो जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं धीरे धीरे करके दूंगा, और अभी आप इसे अगर सुनेंगे पूरी वीडियो को तो शायद आपको ये सारे आंसर्स जो हैं वो एक एक करके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो बीपीएससी का मेंस का इंटरव्यू होता है तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अगर जैसे आपने अगर शायद ये इंटरव्यू दिया होगा इस तरीके का तो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। ये लगभग वैसे ही होता है बट इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इसे आप हल्के में लें, आप थोड़ा सीरियसली लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, बिकॉज आप सबों ने काफी मेहनत किया है तभी आपके मेंस के रिजल्ट आए हैं और आप इंटरव्यू देने आए हैं। तो इंटरव्यू में चाहे तो आप अपने छोटी छोटी बातों से एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि मेरे मार्क्स इंटरव्यू में बहुत थर्ड हाईएस्ट मार्क्स था मेरा। आई थिंक 100 में 70 मार्क्स आए थे मेरे से ज्यादा सिर्फ 2 लोगों के मार्क्स थे, 2 या 3 लोगों के, और 70 मार्क्स जो थे वो कई लोगों के आए थे, करीब 10-12 लोगों के आए थे, जो तो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स था, जिसे एक अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है। मेरे मेंस में थोड़े कम भी मार्क्स थे लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के मेरा जो फाइनल रैंक था वो 100 के अंदर आ गया था। तो इंटरव्यू की एक खास वजह होती है, एक खास तरीका होता है, उसे हम लोग फॉलो जरूर करेंगे। तो रही बात कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो जैसे ही हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस दिन आप वहाँ बीपीएससी में पहुंचेंगे तो आपका दरवाजे पे जो होगा वो इंटरव्यू लेटर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होंगे, तो उनमें आपको आपके रोल नंबर के वाइज या सिटिंग कोड कुछ होती है उसके वाइज आपको वो लोग एक साथ रख देंगे, 4-5 लोगों को एक साथ रखेंगे। फिर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा ना हो कि आप मिस करें, आप उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर लेके जाएं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स को मिस करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको आगे इंटरव्यू में नहीं जाने देंगे। अब रही बात, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र या जो कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि अगर पुराना हो गया है और इनको रिन्यू कराने की जरूरत है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपके पास पुराना भी है तो आप लेके जाएं, वहां पे वो कुछ टाइम दे देते हैं, आप उतने दिनों में उसको जो है वो नया बना के वहां पे जमा करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करना एकदम नेसेसरी है। अदरवाइज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पुराने हो तो उन्हें आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। दिखाना तो होगा ही आपको, रिन्यू करके आप बाद में जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम होता है तो आपको जल्दी से करना होगा। इसलिए बेटर है कि जैसे ही आपका मेंस का रिजल्ट आता है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा लें या उसको ढूंढ के और अच्छे से एक ऑर्डर में सजा लें, जिस ऑर्डर में वहां पे इंटरव्यू में आपसे मांगा गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स काफी अच्छे तरीके से चेक होते हैं, उनके नंबर्स मिलाए जाते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, और उसमें अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होगी तो फाइनली आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कई बार मेडिकल भी होता है आपका। तो जैसे बीपीएससी में हमारे टाइम में 2011 बैच में जो फॉर्म निकला था उसमें मैंने फॉर्म भरा था, तो उसमें हमारे मेडिकल एग्जामिनेशंस भी हुई थी। नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके ब्लड, यूरिन, ये सब छोटे मोटे टेस्ट किए जाएंगे जो कि नॉर्मली सबका अच्छा होता है, आपके हाइट वगैरह ये सब पूछे जाएंगे। तो मेडिकल के लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ इंटरव्यू देते समय चूंकि सबसे अब आपके लिए क्रूशियल टाइम वही होता है जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री नहीं किए होते हैं और उसके बाहर आप बैठे होते हैं,
तो उस समय आपके हाथ पांव फूलते हैं, आपके मन में बहुत सारी, अगर आपने बहुत अच्छे से भी तैयारी किया तो भी आप थोड़ा नर्वस फील करते हैं। जैसे कि मैं जब यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देने गया था, इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पे चूंकि वो जनवरी का मंथ था और मैं जब इंटरव्यू पैनल के सामने खड़ा था, जब मेरी बारी आने वाली थी, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड उस टाइम जो है मैं काफी स्वेटी स्वेटी फील कर रहा था। तो जबकि वो विंटर का टाइम था, काफी अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन फिर भी मुझे स्वेटिंग हो रहे थे। तो ये नर्वसनेस होता है, लेकिन फाइनली आई ओवरकेम विद दैट एंड आई मेड माई सेल्फ स्ट्रांग इनफ टू फेस दैट इंटरव्यू एंड इट गोज वेरी वेल। तो मैं बात करता हूँ, वहां पे आपके लिए सबसे अपने टेम्परामेंट को बनाना बहुत ही जरूरी होता है। वहां पे आप कोशिश करें अपने को नॉर्मल रखने का, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखें, अपने मन में जो डर है उसे निकाल दें। आप ये ना सोचें कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आपके दिमाग में भले ही वो चीज चलती रहेगी, लेकिन इतना स्ट्रांगली उस चीज को हावी ना होने दें कि आप इंटरव्यू, आप बिल्कुल लाइट रहे। दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट दिस। तो यहाँ पे आप अपने को हल्का रखें, एकदम हल्का फील करें और ज्यादा किसी दूसरे से बात ना करें, या जो भी निकल के आते हैं आपके पहले के, उनसे आप बहुत ज्यादा अगर पूछताछ करेंगे तो बहुत बेनिफिट नहीं है, और हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और ज्यादा हो जाए, आप नर्वस ज्यादा फील करने लगे। क्योंकि मान लीजिए अगर जो जो इंटरव्यू दे के निकल के आए हैं, अगर आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस किया और उनका स्पेशलाइजेशन, उनकी जॉब क्वालिफिकेशंस या उनके एक्सपीरियंसेस आपसे अलग है, तो डेफिनेटली उनसे अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो क्राइटेरिया है या आपकी क्वालिफिकेशंस है या आपने रिज्यूम में जो एक्सेलेंस लिखा है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में लिखा है, तो डेफिनेटली आपसे वो सवाल ना पूछे जाएंगे जो उनसे पूछे गए थे। और आपको अगर वो आंसर्स नहीं आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या डर जाएंगे कि मेरा नहीं होने वाला है। तो आप अगर हो सके तो ज्यादा बात ना करें किसी से, तो ज्यादा अच्छा है, ये आपको पॉजिटिव बनाए रखेगा। इसके बाद बात आती है कि इंटरव्यू में कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कि प्लीजिंग हो, मतलब देख के बहुत ज्यादा वो फील ना आए, जैसे कि एग्रेसिव ड्रेस ना हो, जिसके कलर बहुत ब्राइट ना हो। इस तरह के आप लाइट कलर के, कोई भी ऑफ वाइट कलर के शर्ट्स या कुछ दूसरे शर्ट जो कि प्लेन टाइप के हो और लाइट शैडो हो, उसको देख के ऐसे फील हो कि आप अच्छे दिख रहे हैं और बिल्कुल फॉर्मल दिख रहे हैं। तो फॉर्मल ड्रेस आप पहन सकते हैं, टाई भी पहन सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो टाई, अगर जाड़े का मौसम है तो आप वहाँ पे कोट भी पहन सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अगर जो फीमेल कैंडिडेट है तो वो समीज सलवार वगैरह पहन के जा सकती हैं, या अगर चाहें तो इंटरव्यू से रिलेटेड जो शर्ट्स होते हैं वो भी आप पहन के जा सकती हैं। तो आपका ड्रेस बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि आपको लगे कि देख के कि हाँ ये इससे एक डिसेंसी का सेंस जो है वो मिल रहा है। तो आप उस ड्रेस को पहले ट्राई कर लें, अपने फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। अगर आपका फोटोग्राफ आपको प्लीजिंग लगता है तो यू आर ओके फॉर द इंटरव्यू। इसके बाद अब बात आती है कि इंटरव्यू में जाते ही हमें क्या वहां पे नजारा मिलेगा। तो जब आप इंटरव्यू देने उस कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, कमरे के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो आपको सामने टेबल पे कुछ लोग दिखाई देंगे, जिनमें से एक बीपीएससी के चेयरमैन होते हैं, जो कि बीपीएससी के मेंबर होते हैं, उस इंटरव्यू का चेयरमैन। तो वो आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपसे कुछ नॉन टेक्निकल सवाल पूछते हैं। ज्यादातर जो टेक्निकल सवाल होते हैं वो उसके लिए वो अच्छे अच्छे जगहों से कुछ फैकल्टीज को या एक्सपर्टीज को वो लोग बुलाते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में मुझे पता चला था, ऐसे तो मैं पहचान नहीं रहा था, पर कुछ लोगों ने बताया कि आईआईटी बीएचयू के जो प्रोफेसर्स थे वो आए थे। तो हर जगह काफी अच्छे अच्छे जगहों से प्रोफेसर्स आते हैं। मेरे से पहले वाले बैच में आईआईटी रुड़की के कुछ प्रोफेसर्स को बुलाया गया था, तो उनसे बात के दौरान मुझे पता चला था, क्योंकि मैं रुड़की में पढ़ा हूँ, तो मुझे मेरे सर ने बताया था कि मैं गया था वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये लोग इंटरव्यू के अपने स्टैंडर्ड को काफी अच्छा रखते हैं। तो इसलिए आपको जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना होगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। जब आप इंटर करते हैं तो रूम में 4, 5 या 6 लोग भी हो सकते हैं,
एक बीपीएससी वाले और बाकी 4-5 लोग जो है वो टेक्निकल होते हैं, आपके कोर फील्ड के होते हैं। तो वहां पे जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करते समय आपको एक ग्रीटिंग करना होगा कि वेरी गुड मॉर्निंग सर और मे आई कम इन सर। जब वो कहें कि आप आ जाइए तो यू कैन एंटर इन साइड। एंड उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो सबको आप ग्रीटिंग करेंगे कि वेरी गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, ये कह सकते हैं। और जब वो आपको बैठने को बोले तो आप वहां पे सीट पे कंफर्टेबली बैठ जाएं, काफी एकदम हड़बड़ी में ना रहें कि मैं जल्दी जाऊंगा जल्दी से बैठ जाऊंगा। इसमें कई बार होता है कि आप गिर जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि आप में नर्वसनेस होता है उस समय। तो आप अपने को एकदम लाइट फील करें, एकदम हल्का फील करें। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठ जाते हैं तो एकदम अपने को नॉर्मल बना लें। वहाँ पे अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अब सवाल होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। मोस्टली बिहार के लड़के ये क्वेश्चन ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये एक वेग क्वेश्चन होता है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। लेकिन मैं जहां तक ऑप्टिमाइज अगर आंसर देना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि ट्राई टू स्टिक विथ वन लैंग्वेज ओनली। और आप जो है क्योंकि बाइलिंगुअल हैं आप हिंदी भी अच्छा बोलते हैं और इंग्लिश भी अच्छा बोलते हैं। बट अगर आप हिंदी इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आप ऐसे केस में आप कोशिश करें कि आप हिंदी में उनको आंसर करें। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल पॉइंट फॉर यू, वो थोड़ा अच्छा होता है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो डेफिनेटली ट्राई टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी इज ओके। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर इंटरव्यूअर खुद ही हिंदी में पूछ रहे हैं तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप उन्हें हिंदी में आंसर करें। लेकिन अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं या वो कभी हिंदी में नहीं बात करते हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें इंग्लिश में जवाब दें। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पैनल के लोग कैसे हैं और आपसे वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं या आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके पूछे जाने का मोड ऑफ लैंग्वेज क्या है। बट एट द स्टार्ट अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो स्टार्ट में आप थोड़ा सा इंग्लिश में ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर वो कंटिन्यूअसली हिंदी में पूछना शुरू करते हैं तो यू कैन स्विच टू हिंदी। बट अगर ऐसा ना हो तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो है वो इंग्लिश को स्टिक करके रखें या एटलीस्ट ओनली वन लैंग्वेज को स्टिक करें, जल्दी जल्दी स्विच ना करें। या अगर आप बाइलिंगुअल भी हैं तो इस तरह से इंग्लिश के वर्ड्स को अपने हिंदी में आप इंसर्ट करें कि वो स्मूथ लगे, कहीं भी लगे नहीं कि जबरदस्ती आपने इंग्लिश यूज किया। इट शुड गो वेरी फ्लुएंट इन योर स्पीकिंग। तो यहाँ पे बात जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपके सामने जो सिचुएशन है वो कैसा है। पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं। नहीं है तो खराब इंग्लिश बोलने से अच्छा है कि आप हिंदी में बात करें। ऐसा नहीं है कि आपके हिंदी में बात करने से या इंग्लिश में बात करने से आपके मार्क्स में या आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव गिना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी में आंसर करते हैं लेकिन आप अगर बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर करते हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज जो है वो साइंस या टेक्नोलॉजी में कभी बैरियर नहीं होती है। वो आपके स्किल को चेक करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करते हैं, वो आपके ग्रामर को या आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के नॉलेज को चेक करने के लिए वो नहीं होते हैं। वो आपके टेक्निकल नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों को या आपके नर्वसनेस को या आपके बॉडी लैंग्वेज को, इन चीजों को वो चेक करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। हालांकि चूंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है इसलिए बेटर होता है कि इंग्लिश को आप प्रेफर करें। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे स्मार्टली चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे। इसके बाद बात आती है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मोस्टली उनके पास आपका रिज्यूमे होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप दो फॉर्म भरते हैं, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, आई थिंक 2 ही होता है। तो वो प्रपत्र जो भरते हैं उन प्रपत्रों में यानी उन फॉर्मेट्स में आपके सारे डिटेल्स होते हैं। तो आप वो डिटेल्स, जो भी डिटेल्स उन फॉर्मेट्स में भरे होते हैं
उनको आपके एंट्री से पहले वो लोग ब्रीफली एक बार पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें आपका नाम और बाकी चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी आइडिया हो जाती है, आपने कहाँ से पढ़ा है ये सारी चीजें, या आप जब तक वहां बैठते हैं तो बाकी लोग एक एक करके आपके डिटेल्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा या क्या किया। तो बेसिकली आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आप ही डिसाइड करते हैं, आप ही उन्हें पहले से बता चुके होते हैं कि मेरे से आप ये क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि आपने रिज्यूमे में अपने बारे में जो भी लिखा होता है उससे रेलिवेंट वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी भी इररेलिवेंट नहीं होता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कहीं ना कहीं उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, तभी वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं। उन्हें एक बेस चाहिए होता है आपसे रिलेटेड पूछने का। तो आगे हम बात करते हैं कि अपने इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन जितना शॉर्ट हो और जितना बढ़िया से दिया जाए उतना अच्छा होता है। इसमें हम यही बात का ध्यान रखेंगे कि हम बातों को रिपीट ना करें, क्योंकि हमने रिज्यूम पहले से भर दिया है और जो इंटरव्यूअर है वो हमारे रिज्यूम को पहले से पढ़े होते हैं, तो उन्हें हमारी बेसिक नॉलेज जो है वो हो गई होती है कि इन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है या यहाँ से पढ़ा है, इस ईयर में इन्होंने पास किया है। तो ये सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी होती हैं। तो आप बार बार उनको यही चीज बता के बोर ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही कम टाइम में होने वाली चीज है और उस टाइम का आप जितना अच्छा ख्याल रखेंगे, यानी उस इंटरव्यू के कन्वर्सेशन को जितना इफेक्टिव बनाएंगे उतना उतने जितने मतलब का बनाएंगे उतना वो अच्छा माना जाएगा। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें आप अपना नाम बताएंगे। पहले तो नाम बताते हुए शुरू करेंगे कि माय नेम इज डैश डैश, आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस, and most of the details I have already mentioned in the resume. Those details which I have not mentioned there, I would like to mention now. And part of those details, I have 2 siblings or 2 brothers, 1 sisters, like that. My hobby is this, and I am rich with certain skill. Name of that skill, and I am willing to acquire future skills in these aspects. तो आप अपने उन चीजों को आप बता दें कि आपने सर्टेनली क्या गेन किया है और सर्टेनली फ्यूचर में जो आप गेन करने वाले हैं या जो गेन करने की इच्छा रखते हैं। तो इनसे आपका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है और फॉर्मल स्टार्ट भी हो जाता है। उन चीजों को बार बार रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा है कि मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वहां से पढ़ा, मैंने इतने नंबर लाए, ये सब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो उनके पास है, उन्हें पता है कि आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं और आपने कहाँ से पढ़ाई की है, बल्कि उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो है अब सिलसिला होता है उनके क्वेश्चन पूछे जाने का। तो कई बार क्या होता है कि जो हॉबी होती है आपकी, जो जैसे कि मैंने अपनी हॉबी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में बताया था कि मेरी हॉबी रिवर्स सिंगिंग है, या मैं हर इंटरव्यू में यही अपनी हॉबी बताता हूँ। तो दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड बाय लिसनिंग दिस कि रिवर्स सिंगिंग क्या होती है। उन्होंने कभी रिवर्स सिंगिंग का नाम नहीं सुना था हॉबी के रूप में। तो समटाइम्स योर हॉबी मेक्स योर इंटरव्यूअर मोर इंटरेस्ट इनसाइड यू। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये होता क्या है, तो मैंने बताया कि इसमें सर मैं किसी भी गाने को उल्टा करके गा सकता हूँ, इमीडिएटली उल्टा कर सकता हूँ। तो दे गेव मी वन चांस टू चूज एनी सॉन्ग एज पर माई इंटरेस्ट एंड टू रिवर्स इट। देन आई डिड दैट, a small 1 or 2 line was enough. Then they were very much surprised with this. So it goes on. तो अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का स्टार्ट कैसे होता है। तो बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है। टेक्निकल क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस टाइप के पूछे जाते हैं, और वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपकी जो सिनेरियो है उस पर डिपेंड करती है। मतलब आपने जो रिज्यूम में अपने बारे में लिखा है उन चीजों से रिलेटेड कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको अपने सोशियो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आप जिन जगहों पे रह चुके हैं, जहाँ पे आपने पढ़ाई किया या जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जहाँ पे आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं,
या जिन जिन जगहों पे आपने जॉब किया, ये सारी जगहों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। खास करके जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और जहाँ आप रहते हैं, तो आपके पैटर्नल एरिया का तो डिटेल आपको काफी अच्छे से होना चाहिए। और साथ में आपने जहाँ पे ज्यादा दिनों तक पढ़ाई किया है या ज्यादा दिनों के लिए जॉब किया है, तो उन जगहों पे जो सामान्य जानकारी होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा, तो मैंने अपने जिन जगहों पे, जैसे कि मेरा जन्म मधुबनी में हुआ, तो मधुबनी जिले के बारे में मुझे जानकारी रखनी थी। मैं बक्सर से हूँ, तो मुझे बक्सर के बारे में भी जानकारी रखनी थी। फिर मैंने कोचीन में पढ़ाई की, कोचीन यूनिवर्सिटी केरला में बीटेक किया, तो वहां के बारे में भी मैंने जानकारी रखा था। मैंने उसके जस्ट बाद एमटेक किया आईआईटी रुड़की से, तो उत्तराखंड या रुड़की के बारे में मैंने जानकारी रखा। और जॉब में इंटरव्यू के जस्ट पहले 5-6 महीने के लिए मैं मथुरा में टीचिंग जॉब में था, तो वहां के बारे में भी मैंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। अब सडनली बात आई, वहां पे उन्होंने मेरे रिज्यूम को देखा और सबसे पहले उन्होंने देखा कि बीटेक फ्रॉम केरला। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कोचीन से बीटेक किया है, तो कोचीन में समुद्र देखा होगा आपने। तो मैंने कहा यस सर, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई हैव सीन सी शोर सो मेनी टाइम्स एंड एंजॉयड देयर। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि सी में जो है बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, तो मैंने नोट किया कि हाँ ऐसा है। दे वर आस्किंग मी ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश। तो मैंने उनको आंसर किया कि हाँ सर चलते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स द शिप्स गॉट एक्सीडेंट इनसाइड अ सी, सो व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड देयर एक्सीडेंट्स। तो मैंने फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। ये कहीं भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं था, ये कहीं ना कहीं कोचिन के सी के कनेक्टेड होने के कारण ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया था और उन्होंने मेरे से ये बात पूछी थी। तो आप अपने रिज्यूम में आपका जो हिस्ट्री है उसके बिहाइंड ही ये नॉन टेक क्वेश्चंस जो हैं वो घूमते हैं। तो आप उन चीजों को अपना स्ट्रेंथ बना दें और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ताकि उन जगहों के बारे में आप कुछ कुछ चीजें बता सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आइसबर्ग्स जो होते हैं सी के अंदर या ओशन के अंदर, बहुत बड़े बड़े, बहुत जहाज के वेट से बहुत कई गुना जो है उन आइसबर्ग्स का मास होता है और वो काफी फर्म या स्टिफली वहां पे उसके बॉटम में होते हैं। और जब शिप काफी तेजी से होके गुजरता है, तो शिप का चूंकि बहुत सारा पार्ट सबमर्ज रहता है वाटर के अंदर, तो जब वो बड़ी सी शिप अपने से भी बड़े मास के आइसबर्ग से टकराती है तो उनका एक्सीडेंट्स होता है। और मैंने रिसेंटली टाइटैनिक के बारे में पढ़ा था, तो टाइटैनिक की जो केस स्टडी थी उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने उनके सामने रख दी, तो दे लुक लाइक वेरी कन्विंस्ड विद दिस। उसके बाद फिर उन्होंने नॉन टेक क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे अदर इंटरव्यूज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मेरे प्लेस के बारे में पूछा कि वहाँ का सबसे फेमस चीज क्या है। जो आपका होम टाउन है बक्सर है, उसकी फेमस चीज बताइए। तो मैंने कहा कि सर बक्सर सबसे फेमस तो हिस्ट्री के लिए है, कि बक्सर में जो बक्सर की लड़ाई थी, इंडियन हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट क्रिएट किया है और उसके पहले और उसके बाद के सिनेरियो ने पूरी चीजों को चेंज कर दिया। और उसके बाद साथ में मैंने बताया कि सर वहाँ पे लोग कहते हैं कि सन पापड़ी बहुत फेमस है, या बक्सर जेल जो है सेंट्रल जेल है, तो उसमें कैदियों के लिए फंदे बनाए जाते हैं जो जिन्हें फांसी दी जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने उन्हें बताई थी, तो दे लुक्ड कन्विंस्ड। उसके बाद फिर टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो अब टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, इनके लिए मैं फिर से कहूंगा कि आपके कंडीशन पे ही डिपेंड करता है कि आपसे कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने अपने रिज्यूम में लिखा होगा कि मैंने बीटेक में ये किया, मैंने बीटेक में ये कंपटीशन में भाग लिया और इस कंपटीशन में मुझे प्राइज मिला, या मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, या फिर बीटेक में जो है मेरे बीटेक में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी एक्टिविटी जो है इन चीजों में रही है। या फिर आपने अगर एमटेक किया है, अगर आपने एमटेक किया है तो डेफिनेटली दे विल बी मोर इनक्लाइंड टुवर्ड्स एमटेक क्वेश्चंस। तो क्योंकि आपने जो चीज जितना बाद में किया है उनसे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।
तो कहने का मतलब है कि आप इंटरव्यू देने से जस्ट पहले जो चीज कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पास्ट की चीजें होती हैं उनसे कम पूछी जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीटेक किया फिर एमटेक किया, उसके बाद जॉब में है, और जॉब करने के बाद आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो आपसे वो पहले जॉब के बारे में पूछेंगे और काफी डेप्थ में जॉब तक जाएंगे, बिकॉज यू हैव सर्टेन टेक्निकल स्किल्स। आपने सिर्फ टेक्निकल स्किल जो है वो पढ़ाई से गेन नहीं किया, बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी गेन किया है। तो उन प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में वो आपसे काफी डेप्थ में पूछेंगे। उसके बाद हो सकेगा तो वो एमटेक से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, और तब लास्ट में वो बीटेक की बातें पूछेंगे। अगर आपने जॉब नहीं किया है, आपने सिर्फ एमटेक किया है, तो वो एमटेक की चीजें जो है वो ज्यादा आपसे पूछेंगे कि आपके गाइड कौन है, आपने कहाँ से एमटेक कर रखा है या कहाँ से कर रहे हैं, आपका जो थेसिस है या डिजर्टेशन है वो किन टॉपिक्स पे है। तो यही बात पीएचडी के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उस थेसिस के ऊपर या डिजर्टेशन के ऊपर जो है वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चुना, इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें पूछते हैं। अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो आपसे वो फ्रेशर है या आप अगर डायरेक्टली प्रिपरेशन करने लगे बीटेक के बाद, तो वो आपको फ्रेशर एज्यूम करते हुए बीटेक से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। तो जब बात आती है कि बीटेक से वो कौन सी चीज पूछेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपके रिज्यूम में बीटेक के दौरान कौन कौन सा अचीवमेंट लिखा हुआ है, तो उन चीजों से वो पूछते हैं। साथ में आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, या हो सकता है वो पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं बीटेक में, एमटेक में या किसी भी दौरान, तो उस प्रोजेक्ट के नाम को काफी क्लियरली आप याद करके रखें और उस नाम को अच्छे से आप स्पेल कर दें। तो इससे एक इम्पैक्ट बनता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को याद रखे हैं और आपने उसके ऊपर काफी डेप्थ में काम किया होगा। तो अब वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे और उससे आपका वो होगा। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रांग है, या अगर आपने अपना अचीवमेंट लिखा है। जैसे मैंने लिखा था कि मुझे जियोटेक के एक इवेंट में फर्स्ट प्राइज मिला था, तो उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि इसका जियोटेक जो है थोड़ा अच्छा है, तो वो मेरे से जियोटेक के रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने लगे। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हैं। या जैसे मैं बीपीएससी एई के इंटरव्यू से पहले टीचिंग में था, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का नाम बताया। तो बैक टू बैक उन्होंने कई सारे सवाल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से किए, और वो अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वो चेक करते हैं कि आपके पास बेसिक नॉलेज है या नहीं। डायरेक्टली वो किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। तो वो पहले ये चेक करते हैं कि आपकी बेसिक कितनी अच्छी है। तो उन्होंने सिंपली मेरे से एसएफडी और बीएमडी पूछा। पहले एक सिंपल सा बीम दिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद वो केस को बढ़ाते गए, उसमें एक और मोमेंट डाल दिया। फिर उसके बाद उसमें जो है और डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस उन्होंने डाल दिया, और वो सिंपली ये कहते गए कि आप एसएफडी और बीएमडी का जो नेचर है वो ड्रॉ कीजिए। उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने नहीं कहा। फिर उन्होंने बीम के आई सेक्शंस, टी सेक्शंस, इन सब के लिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है उसको रफली बनाने को कहा। उसके बाद उन्होंने कॉलम, शॉर्ट कॉलम्स, लॉन्ग कॉलम्स में जो डिफरेंस है उनके बारे में पूछा, और धीरे धीरे वो लेवल को बढ़ाते जाते हैं। यानी आप जितना आंसर करते जाएंगे आपका लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन में या बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन में अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इज नॉट परफेक्ट एवरी टाइम। गलतियां जो है वो सबसे होती हैं। तो वो ये चेक करते हैं कि इन्हें बेसिक्स आती है या नहीं आती है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज के डेप्थ में जा सकते हैं। तो आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा रखें। जो डेफिनेशंस होती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इजी तरीके से आप किसी भी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि पूरी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए। ऐसे लगता है जैसे आप किसी चीज को एकदम से याद करके वहां पे बोल रहे हैं, तो डोंट डू दैट। आप किसी चीज को समझें और उस चीज को समझाएं वहां पे, उसकी डेफिनेशन डायरेक्टली ना बताएं, क्योंकि उन्हें ये फील होगा कि इसने समझा कम है और याद ज्यादा किया है। और वो भी अगर आप एक सांस में बोल जाते हैं पूरा डेफिनेशन,
तो उनका शक जो है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पॉज लेके अपना आंसर करें, और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको अगर आंसर पता होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे आप सर्टेन पॉज लें, 1 या 2 सेकंड का पॉज लें। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूछा कि 2 × 2 कितना है, तो जैसे उनका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आपने 4 कह दिया। आप थोड़ा 1 सेकंड या 2 सेकंड पॉज ले और उसके बाद बोले सर इट विल बी 4। तो इस तरह से जो आंसर करते हैं, और डायरेक्टली आंसर नहीं करना चाहिए। 2 × 2 कितना होता है? 4। 5 + 4 9, नहीं, आप इस तरह से आंसर करें। 2 + 2 = कितना होता है? तो सर इट विल बी 4। 5 + 4 कितना होता है? सर इट विल बी 9। तो ऐसे आंसर करने से वो एक बोलने का तरीका अच्छा होता है। आप वहां पे बजर राउंड नहीं हो रहा है कि बजर दबाया और डायरेक्ट आंसर बोला, ऐसा नहीं है। वहां पे कन्वर्सेशन टाइप से आपका आंसर होना चाहिए। तो आप इस तरह से अच्छे से आंसर करेंगे, और जितने आप आंसर देते जाएंगे वो कन्विंस होते जाएंगे। अब सवाल आती है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती है ना? तो आप जिन चीजों में स्ट्रांग नहीं है उन चीजों को अपने रिज्यूम में जबरदस्ती एंटर ना करें। अगर आप वहां पे एंटर करते हैं, कई बार लोग अपना इंप्रेशन बनाने के चक्कर में बहुत सारे टफ सब्जेक्ट का नाम अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट पे दे देते हैं, और जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो वहां पे जवाब नहीं दे पाते हैं, और उससे आपका निगेटिव फीडबैक बनता है। आप बहुत इजी सब्जेक्ट भी दे सकते हैं अपने रिज्यूम में कि ये मेरा जो है वो प्रेफरेबल सब्जेक्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पसंद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, आप उसमें कितना अच्छा रिप्लाई करते हैं दैट मैटर्स। तो अपने सब्जेक्ट्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने सहूलियत के हिसाब से कि आपका उसके ऊपर कितना कमांड है वैसे चुने। टफ सब्जेक्ट चुनने की कोई जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आपका प्रेफर्ड सब्जेक्ट आपने चुना और उसके आंसर नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका जो फीडबैक है वो बहुत ही खराब बनता है। इसलिए इसको वाइजली अडॉप्ट करें। और अगर आपने जॉब या एमटेक किया है तो जॉब के प्रोफाइल के बारे में, जॉब के जो काम होते हैं, उस डिपार्टमेंट का जो फोकस होता है, डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का मेन मोटो क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। उसमें आप बीटेक में थोड़ा कम भी अगर बताएंगे तो उतना बीटेक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली आपके जॉब या आपके जो रिसेंट पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनसे पूछे जाते हैं। अब सवाल आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता होता है, तो अगर नहीं पता है तो आप उन्हें गलत आंसर मत कीजिए, आप कुछ भी आंसर मत कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो जस्ट क्लियरली से सॉरी। देयर इज नो सेम इन सेइंग सॉरी, लेकिन सॉरी बोलने का तरीका जो है डायरेक्टली सॉरी नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं जैसे मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी कमजोर थी, और मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहा था तो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, क्योंकि मैं पीएचईडी में था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा रिलेटेड चीजें थी, या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो पाइप फ्लो वगैरह के बारे में ज्यादा वो पूछने लगे और काफी डेप्थ में जाने लगे, और मेरी नॉलेज बहुत अच्छी फ्लूइड मैकेनिक्स में नहीं थी। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आई हैव ऑलरेडी studied these things but I am not reminding those things now। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे तो आपने एक हिसाब से सॉरी भी कहा और आपने ये भी जता दिया कि आपने इन चीजों को पढ़ा है। तो वो समझ जाएंगे कि अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। तो और अगर आप किसी चीज में डाउटफुल हैं, किसी चीज के आंसर करने में, तो आप वहां पे उस चीज को अगर सीधा बता देंगे और वो गलत हो गया तो फिर निगेटिव इम्पैक्ट बनता है, और अगर सही हो गया तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए अगर जहां पे आपको डाउट लगे किसी चीज के आंसर में, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर आई हैव स्टडीड दिस थिंग्स बट आई एम हैविंग वेरी रफ आइडिया अबाउट दिस एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी लाइक दिस। सो आई एम नॉट नोइंग द क्लोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट अप्रोक्सीमेटली दिस मस्ट बी लाइक दिस। तो ऐसा बोलने से आपने नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर दिया वहां पे। तो ये इन बातों का ध्यान रख के आप अपने आंसर्स को काफी अच्छे से कह सकते हैं। और सॉरी बोलने का जो तरीका है वो आप डायरेक्टली सॉरी या सर आई डोंट नो ऐसा बोलना थोड़ा नेगेटिव फीडबैक देता है। तो आप मैंने जैसे बताया उस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद
बात आती है कि जब आपको लगे कि आप जिस टॉपिक में स्ट्रांग है उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, और जो टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यू हैव टू मॉडिफाई देम। जैसे कि जब मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बीपीएससी का एग्जाम इंटरव्यू था, उस पे मेरे से जब फ्लूइड मैकेनिक्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो मैंने उनको अपने स्ट्रांग फील्ड में लाने के लिए सर्टेनली एक प्लान तैयार किया। और मैंने उन्हें कहा, जब वो इजी क्वेश्चंस पूछते गए, जब वो स्टार्ट करते गए, तो मैंने आंसर किया। ऐसा नहीं था कि मैं आंसर नहीं कर रहा था, मैं आंसर करता जा रहा था, लेकिन मुझे डर हो रहा था कि अगर ये थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वहां पे मैंने उन्हें स्विच करने के लिए कहा कि सर, even if I am working in PhD, most of the time I am involved with training programs in Disaster Management Authority of Bihar, and I am mostly dealing with the training programs related to earthquake resistant buildings, because my specialization is earthquake engineering from in structural dynamics. तो उन्हें फिर रिसेंटली वो स्विच हो गए कि इसका जो बैकग्राउंड है वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में ज्यादा है, और इसने उसके ऊपर रिसेंटली ज्यादा काम किया है, और पीएचडी में जो इनका काम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में है। तो फिर वो मेरे से अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पूछने लगे, और वहां पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, तो मैंने उन्हें आंसर करना शुरू कर दिया। तो आप इस तरीके से भी चाहे तो उन्हें बता सकते हैं, आप उन्हें इस तरह फोर्स कर सकते हैं, इनडायरेक्टली सेइंग कि सर आप मेरे से ये पूछिए, उसके बदले आप उन्हें कुछ ऐसा बताएं जिससे कि वो स्विच हो जाएं आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए, और उन टॉपिक पे जो कि आपके लिए स्ट्रांग है। तो ये स्ट्रैटेजी कभी कभी मैं अपनाता हूँ इंटरव्यू में, और ये कई बार काम भी करती है। तो इन चीजों से जो है वो आप अपने जवाब दे सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको मैंने बहुत सारे काम की चीजें बता दी हैं। आगे कुछ और छोटे छोटे सजेशंस मैं देना चाहूंगा। एडिशनली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान जो फिर आपसे सारे लोग कुछ कुछ सवाल करते हैं, तो कई सारे लोग आपके स्पेशलाइजेशन से या आपके जो बैकग्राउंड है उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं करता है, तो वो अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और इसलिए आप डाइवर्सिटी थोड़ा सा अपने नॉलेज में रखें। लेकिन फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू इज जस्ट अ रैंडम थिंग। इसकी तैयारी, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। जैसे कि आप रिटन एग्जाम देते हैं तो एक सर्टेन सब्जेक्ट का सिलेबस होता है कि इतने ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंटरव्यू में वो कुछ भी आपसे आ सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ही प्रेशर में इसकी तैयारी करें और इंटरव्यू के दिन तक आप प्रेशर में रहें कि मैंने ये तैयारी नहीं किया, वो तैयारी नहीं किया। हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आ जाए वहां पे। तो ये टोटली रैंडम थिंग है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने को जितना हल्का रखें, जितना इजी अपने आप को फील कराएं, उतना आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपको जो चीजें आती रहती हैं, अगर सामने पूछा जाए तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, और बाहर निकल के आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इस वजह से होती है कि आपने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू के लास्ट 1-2 दिन पहले जो है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें। आपने जितना पढ़ा है उसको ओके रखें और अपने दिमाग को रिलैक्स करें। बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं अंतिम 1 या 2 दिनों में, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और इंटरव्यू के दिन जब आप वहां पहुंच जाएं सेंटर पे, तो आप बिल्कुल ये भूल जाएं कि आप इंटरव्यू देने आए हैं। आप अपने को एकदम इजी रखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को एकदम से नॉर्मल, एकदम से कंफर्टेबल बना के रखें, तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई दिनों से मेहनत किया है और जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपने कंटिन्यूअसली की है। तो अपने दिमाग को रिलैक्स करने से आप उन चीजों को बाहर निकाल पाएंगे, और बार बार अगर आप लास्ट दिन तक रिवीजन करेंगे तो आप उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आप अपने को रिलैक्स छोड़ने की कोशिश करें। अब कुछ और सजेशंस जो छोटे मोटे हैं वो ये हैं कि जैसे अगर वो आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं, या ये पूछते हैं कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, या कई बार ये पूछते हैं कि आप जो है अपने आप को इस जॉब के लिए क्यों फिट समझते हैं, तो इनके आप अच्छे से आंसर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर
मेरे से कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाई डू यू वांट योरसेल्फ टू बी फिट फॉर दिस जॉब, तो मैं वहां पे ये आंसर करता हूँ कि सर आई हैव रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब एंड माय एबिलिटीज और माय कैपेसिटीज आर मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। तो आप किसी भी चीज को जब बोलते हैं वहां पे तो एकदम इजी वे में और इजी फ्लो के साथ, मीडियम फ्लो के साथ आप बोलिए। अगर आप बहुत स्पीड में बोलते हैं तो इट लुक्स लाइक यू हैव रिमेम्बर्ड ऑल द थिंग्स एंड यू हैव स्पोकन देयर। तो ऐसा होना चाहिए कि आप सोच के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप याद करके बोल रहे हैं। तो कोई भी आंसर अगर आप याद भी करते हैं कहीं से तो उसे आप बहुत इजिली और आराम से बोलें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। वरना अगर मैं इसी चीज को बोलूंगा, सर आई नो दैट द रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ माय वर्क इज मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंपनी, तो ये आंसर लगता है कि मैंने याद किया। अगर मैं इसी को ऐसे आंसर करूं कि सर आई हैव स्टडीड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब एंड माय कैपेसिटीज आर मोस्टली मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट्स, तो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ टू बी फिट फॉर दिस जॉब। तो इस तरह से आप आंसर करेंगे तो लगेगा कि आप सोच के बोल रहे हैं और आप एक आउटफुल पर्सन हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप आंसर करते हैं या दो लाइन अलग अलग बोलते हैं तो उनके बीच में 1 या 2 सेकंड का पॉज लें, या क्वेश्चन के पूछे जाने के जस्ट बाद जो है 1-2 सेकंड के पॉज के बाद ही आप आंसर करें। इवन इफ यू नो द आंसर यू टेक सम टाइम्स टू आंसर इट, ठीक है। तो ये उसको इफेक्टिव बनाता है। उसके बाद ये आपके एग्रेसिवनेस को भी कम करता है। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने आप को आगे के 5 सालों में या 10 सालों में कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ सेइंग द पोजीशन यू जस्ट से रिगार्डिंग द स्किल्स यू विल एक्वायर। तो वहां पे ये नहीं कहना है कि मैं आगे 5 साल में या 10 साल में एग्जीक्यूटिव या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन जाऊंगा या चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा, ये वहां पे नहीं कहना है। ये कहना है कि सर मैं आगे के 5 साल में इन चीजों में अपने स्किल को डेवलप करने का जो है वो ख्याल रखता हूँ, और मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में मेरे पास ये स्किल्स जो है वो जमा हो जाएंगे, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल और भी बहुत सारे स्किल्स जो है वो जैसे टीम लीड करना, ये सब जो हमारे स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो इन टर्म्स में आप अपना आंसर दीजिए। फ्यूचरिस्टिक आंसर जो है वो किसी पोजीशन का नहीं होना चाहिए, किसी स्किल का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस कोई पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप स्ट्रेंथ में डेफिनेटली अपने स्ट्रेंथ बताते हैं, लेकिन जब बात आती है वीकनेस की तो वहां पे मैं कहूंगा कि आप ट्रेडिशनल आंसर को छोड़ के मैं जो यूज करता हूं, अगर इसे यूज करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वीकनेस जो है वो आपके निगेटिव एस्पेक्ट को बताती है, और आप अपने निगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव बताएं, पॉजिटिव करके बताएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं स्ट्रेंथ बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मुझे जो है मैं हार्ड लेबर में विश्वास रखता हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन अगर मुझे वीकनेस बताना होगा तो मैं कहूंगा कि मैं कोई काम में भूल जाता हूँ, या मैं कोई चीज जो है मुझे भूलने की आदत है, तो ये मेरी निगेटिव चीज हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर माय वीकनेस इज दैट in most of the times in order to get accuracy I spend more times, तो मैं एक्यूरेसी गेन करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता हूँ किसी चीज में। तो ये वीकनेस भी है लेकिन स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि आप टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं किसी काम को, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्यूरेसी गेन करना। तो मैंने इस तरीके से अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफर कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। तो my strength is also looking like a strength and weakness is also looking like a strength। तो इस तरीके के कुछ आंसर्स जो है वो आप तैयार कर सकते हैं अपने सिनेरियो में। और इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लास्ट टाइम में मुझे क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें मैं करूंगा जिससे कि मेरी जो रिसेंटली होने वाली इंटरव्यू है आजकल में, तो वो इंटरव्यू कैसे मैं दे पाऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम में आप नई चीजों को बिल्कुल ना पढ़ें, आप उन्हीं चीजों को स्ट्रॉन्ग करें जो आपकी हिस्ट्री रही है, यानी आप जहाँ रहे हैं, जहाँ पे पढ़े हैं, उन चीजों को की सोशियो इकोनॉमी को जाने, या आपने जिन जिन चीजों में अपने को इन्वॉल्व रखा है टेक्निकली, उन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट, आपकी थीसिस, आपके डिजर्टेशंस या जॉब प्रोफाइल, इन चीजों के बारे में आप अच्छे से जानकारी लें।
या आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, या जहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स में आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में आप थोड़ी सी अपनी डेप्थ बढ़ा लें। और आप अपने नर्वसनेस को रोकने के लिए कुछ 2-4 चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप पैराग्राफ रीड कर सकते हैं। रीडिंग करने से आप, और जब रीड करते हैं तो आप लाउडली बोलते हुए उसे रीड कीजिए, और हो सके तो अभी जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें अपने आवाज को रिकॉर्ड कीजिए। तो आप किसी एक पैराग्राफ को पढ़िए और आवाज को रिकॉर्ड कीजिए, और फिर उसके बाद उस आवाज को आप सुनिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, या आपकी फ्लुएंसी किस तरीके की है। आप किसी चीज को एकदम से धारा प्रवाह तो नहीं बोल रहे हैं, या आप थोड़ा पॉज लेके बोल रहे हैं। तो आप अपने स्किल्स को, अपनी आवाज को फिर से सुन के देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है कुछ पैराग्राफ्स की समरी भी लिखेंगे, जिससे आपके सोचने की और बोलने की क्षमता जो है थोड़ी स्ट्रांग होगी। जैसे आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ा और उसे समराइज कर दिया अगर छोटे शब्दों में, तो आपके पास ये कैपेसिटी आती है कि किसी भी ज्यादा क्रूशियल चीज को आप बहुत इजी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये करें। उसके बाद आप जो है बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा। या तो अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि आप मेरे सामने बैठिए और कुछ मॉडल क्वेश्चंस पूछिए और आप उनका आंसर कीजिए। हो सके तो इस सेशन का आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और रिकॉर्डिंग के बाद जो है, और इन चीजों को सीरियसली कीजिए। वहां पे आप हंसने या मजाक के मूड में ऐसे इंटरव्यू नहीं कीजिए। उससे सीरियसली रिकॉर्ड करके बाद में सुनिए और देखिए कि आपने कहाँ कहाँ किन किन चीजों को मिस किया, और जिन चीजों को आपने मिस किया है उन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। तो यही सजेशंस जो है मैं आपको लास्ट टाइम में देना चाहूंगा कि आप ये करें। और कुछ पॉइंट्स हैं जो जो जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रखें। इवन इफ अगर आप गलत आंसर कर रहे हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए। और आपका जो पोस्चर है वो अगर वो आप आंसर सही कर रहे हैं लेकिन वो उतना सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की या अपने अपने फेस पे बहुत ज्यादा सैड एक्सप्रेशन या बहुत नर्वस एक्सप्रेशन फील नहीं कराना चाहिए। इससे वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो आप स्माइलिंग फेस अपना रखिए, और वो आपका फेस जो है वो बाहर से प्रिटेंड नहीं होना चाहिए कि आप स्माइल कर रहे हैं। यू लुक लाइक स्माइलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है आप जो है वहां पे अपने पोस्चर को अच्छा रखें। कई लोग कुर्सी पे जब बैठते हैं तो तिरछा होके बैठते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं, या अपने हाथ टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो आपका जो रॉन्ग पोस्चर है, या आप रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो सडनली आप दरवाजे को बहुत तेजी से धक्का देके बंद कर देते हैं। तो ये सब बैड मैनर्स हैं और बैड पोस्चर्स हैं। जब आप रूम के अंदर आते हैं तो आराम से चलते हुए आए, ऐसा ना कि दौड़ के आप आके सीट पे बैठते हैं। तो ये अपने पोस्चर का ध्यान रखना है बैठते समय। और बात करते समय जो आपका सर है वो बहुत ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, तो या आपका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हिलना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने हाथ को, जैसे कि मैं अभी अपने हाथ को हिला रहा हूँ, तो ऐसा अगर आप इंटरव्यू में करेंगे तो इंटरव्यूअर विल बी डिस्टर्ब्ड बाय द डायनेमिक एक्शन ऑफ योर हैंड्स। तो आप कोशिश करें कि आपके हैंड टेबल के नीचे रहें, और जब जरूरत पड़े तो आप उसके लिए हाथ बाहर निकाल के उन्हें आंसर करें। तो थोड़ा बहुत अगर बॉडी लैंग्वेज आप बाहर मतलब डायनेमिक नेचर अपने हैंड को थोड़ा बहुत शो करते हैं तो डज नॉट मैटर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप जब बोलते हैं तो आपका जो टोन है मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। इसकी पिच जो है आप जो है उसको मॉड्यूलेट करते रहिए, थोड़ा बहुत चेंज करके बोलते रहिए। तो वो आपके अगर आप मोनोटोनस होते हैं या बहुत लाउड बोलते हैं तो ये बैड इम्पैक्ट होता है। तो आप उसको जो है थोड़ा मॉड्यूलेट करें पिच का, और अपने लाउडनेस का, अपने साउंड का ध्यान रखें। इसके बाद जो आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं इनको आप जो है सुधारने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा वर्क कर लें। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप कैसे उसका रिप्लाई करेंगे। इसके बाद एक ही लाइन में अगर सेम वर्ड्स को आप बार बार यूज करते हैं, या आप अपने कन्वर्सेशन के दौरान कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका बार बार यूज करते हैं, तो ऐसा ना करें।
और इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंटरव्यू का, या आप जब बोलते हैं किसी चीज को तो उसे उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या अपने जो मॉक इंटरव्यू है उनका रिकॉर्डिंग करके आप देख सकते हैं कि किन किन वर्ड्स का आप ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जब नर्वसनेस होता है तो लोग एक ही वर्ड को बार बार यूज करते हैं। तो ऐसा करने से बचे, और ये प्रैक्टिस जो है कई बार करने से आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो है वो आप या रुक जाना, इस तरह की चीजें जो है बोलते समय किसी चीज को रिमाइंड करने के लिए ये करना जो है वो बिल्कुल गलत होता है, बैड मैनर होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो आपका ड्रेस सेंस है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। ड्रेस सेंस प्लीजिंग होना चाहिए। मेरी तरह जो मेरी दाढ़ी है वो बढ़ गई है, अगर आप बड़ी दाढ़ी रखते हैं तो उसे कम से कम शेव कर दें, या फिर आप क्लीन शेव करके जाएं तो थोड़ा प्लीजिंग लगता है और डिसेंट लुक होता है। तो अपने डिसेंसी का ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली। तो मैं आपको अपने इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत विशेष देता हूं, और मुझे लगता है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अगर आप कुछ इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और मैं अपने कुछ इंटरव्यूज के मार्क्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यूपीएससी में जो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम था उसमें मेरे मार्क्स 200 में 130 आए थे। फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था इसमें मेरे 100 में 75 मार्क्स आए थे। उसके बाद जो उत्तराखंड पीएससी था उसमें भी मेरे 100 में 75 मार्क्स आए थे, और बीपीएससी एई में 100 में 70 मार्क्स आए थे। तो मैंने कई बातों का ध्यान रखा इंटरव्यू में, और अपने नर्वसनेस को बहुत कंट्रोल में रखा। तो आधी प्रॉब्लम जो है आपके नर्वसनेस को कंट्रोल में रखने से ही सॉल्व हो जाती है। तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान रखें, और जो है आप सभी सक्सेसफुल हों, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड आप फर्दर जो है इस चैनल को देखते रहें। इस चैनल पे आगे भी जो प्रोग्राम्स आएंगे वो बहुत ही यूजफुल आएंगे। कई लोगों के इंटरव्यूज जो हैं वो आपके सामने लाए जाएंगे, और डेफिनेटली वो सारे इंटरव्यूज जो हैं वो बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने वैल्यूबल जो है अपना एक्सपीरियंस जो कि हम सब के लिए, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो आपने सजेशन दिया, एक एक सजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सजेशंस थे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका फ़ायदा उन्हें इंटरव्यू में ज़रूर मिलेगा। तो हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम एक बात सर के बारे में बताना चाहेंगे कि सर का एक यूट्यूब का चैनल है जिस पे आपको बहुत सारे जो है स्टडी के टूल्स मिलेंगे आपको। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जितने भी लेक्चर्स, कुछ लेक्चर भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, और आने वाले समय में वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है सर वहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। और उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट सर का जो चैनल है उनको आप देख सकते हैं, और जो भी चाहें आप सर से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आप सर से अगर कोई बात अगर करना हो तो, या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हम चाहेंगे कि जो है सर जो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देकर आपको जो है सेटिस्फाइड कर सकें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, या बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक आपको लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।